घंटों की बारिश हुई है, हाल लेकर के नाला बदल चुका है। ये कराची डूब रहा है, इसका जवाब दे दे। सलूक इन्होंने किया हुआ है, क़यामत तक भी माफी नहीं होगी। हम आपको दिखाएंगे कि 2 हफ्ते के अंदर किससे ना कराची साफ हो सकता है। इनसे छुटकारा हासिल करना शिद्दत से हमारी डिमांड है। झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं के नामों को ECL पे डालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। कराची में फिर एक और साल, एक और बरसात का मौसम और फिर कराची के अंदर वही हालात। कराची के आज भी बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर आब आ गए, शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आए। मगर नाज़रीन, कराची में जो सूरत हाल बनी हुई है, अर्बन फ्लडिंग का जो मसला है, क्या इस पे पीपल्स पार्टी तो जिम्मेदार है या वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर स्टेक होल्डर भी हैं। कराची में सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी हैं। उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात होगी नाज़रीन नैब कानून समेत दीगर अहम अमूर पर कानून साजी के हवाले से। अपोजिशन और हुकूमत की जो एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी है 25 रुकनी, आज उसकी एक मुख्तसर मीटिंग हुई है जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन अब कल उसकी फिर मीटिंग होनी है, कल 6 बजे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है नाज़रीन। इसमें नैब कानून के हवाले से एक उम्मीद, एक तवक्को पैदा हुई है कि कंसेंसस शायद अपोजिशन के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान पैदा हो जाए और वो नैब ला जो माजी की हुकूमतें नहीं बदल सकी हैं वो अब जाके तब्दील हो जाएगा। लेकिन तब्दीलियाँ कुछ गवर्नमेंट को सूट करती हैं, कुछ अपोजिशन को सूट करती हैं। इत्तफाक राय किन नुकात पर जाके हो पाएगा, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, एक APC अपोजिशन की होनी है ईद के बाद, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून की एक पार्टी क़यादत का एक इजलास भी हुआ था। शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई आला क़यादत की। उस डिस्कशन में जो बातें सामने आई, एक तो ये आई कि शहबाज शरीफ साहब की APC में शिरकत जो है वो उनकी सेहत से मशरूत होगी और पीपल्स पार्टी इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग गेम खेल रही है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस वक्त कोरोना वबा के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की कि पाकिस्तान में ये बीमारी जो है, वायरस जो है वो काबू इस पर तकरीबन पा लिया गया है और अब एहतियात करनी है हमने ईद और मुहर्रम में, ताकि सेकंड वेव जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना आ सके। तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं कमल चौधरी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं प्लानिंग की, और सैयदा शाला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध हुकूमत की सूबाई वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी कराची की बात कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। चूँकि आज कराची के अंदर जो अर्बन फ्लडिंग का मसला है, जो तीसरा स्पेल आया है मानसून का हालिया, उसमें 8 अमवात अब तक कराची के अंदर हो चुकी हैं और जो मसाइल हैं लोगों के वो सबके सामने TV पे आप इस वक्त इमेजेस, जो वीडियो फुटेजेस हैं वो देख भी रहे हैं कि किस तरह से कई इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए। इस पे आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो गिला किया, शिकवा किया साबिक मेयर कराची सरबराह PSP पार्टी, वो ज़रा सुन लें पहले। वफाक कहती है कि उसकी हुकूमत सूबे में नहीं है, सिटी हुकूमत कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो हमारा मसला कौन हल करेगा? कहाँ जाएं हम? यूनाइटेड नेशन में जाएं या पाकिस्तान का कोई इदारा हमारी बात सुनेगा? PTI से इलाज करा के तो ICU में पहुंच गए कराची वाले, अब तो यहाँ से पता नहीं कहीं खबर में ना चले जाएं। ये झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। 15 अरब रुपए कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ADP में आए हैं और 15 अरब का मतलब है 750 कराची में 2-2 करोड़ के नए प्रोजेक्ट होने चाहिए। मुझे कोई 7 प्रोजेक्ट दिखा दे कराची में, इन तमाम लोगों के नामों को ECL पे डालना चाहिए। यानी अब जब भी कराची के अंदर कोई मसाइल आते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे डाली जाती है। सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो वो मरकज़ पर डाल देते हैं, मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया जाए वो सूबे पे, और फिर आगे जो इसमें बल्दियाती सेटअप है वो भी इससे सारा मामला सूबाई हुकूमत पर डाल के बरी ज़िम्मा हो जाता है। लेकिन जिम्मेदारी तो बिलाखिर सबकी है, कराची सबका है, कराची पाकिस्तान को चलाता है। इसलिए शैला रजा साहिबा, ये जो मामला है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली आती है सिंध गवर्नमेंट की कि आप वहाँ की रूलिंग पार्टी हैं। कराची से बेशक आप मुंतखब नहीं हुए, लेकिन इस सूबे का दारुल हुकूमत है और जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं सारे मामले में। क्या वजह है कि हर साल जब भी बरसात का मौसम आता है, ये बारान रहमत कराची के शहरियों के लिए जो है वो रहमत के बजाय जहमत बन जाती है? सिर्फ गलत प्लानिंग की वजह से पहले तैयारी नहीं की जाती? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि इस दफ़ा के इलेक्शन में हमारी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से मुंतखब नहीं हुए,
मलीर से हमने लिए हैं, बल्दिया टाउन से हमने लिए हैं और साउथ से हमने लिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें 6 ZMCs हैं, जिसमें से 4 ZMCs जो हैं वो PTI और MQM के पास हैं। और सब ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो फैसलवाड़ा साहब जो थे वो नैब में चले गए थे कि 20 महीने के अंदर 16 बिलियन रुपए जो हैं वो KMC को दिए गए हैं और उन्होंने क्या क्या किया। और जिस तरह आज ये हिसाब लगा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के अभी तक इनको 15 बिलियन दिए जा चुके हैं और कम से कम 22 करोड़ के अगर हम छोटे छोटे मंसूबे भी लगाते हैं तो उन्होंने भी हिसाब दे दिया इतने लगने चाहिए। अभी तक जितने मंसूबे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के यहाँ पे चल रहे हैं, 93 के करीब मंसूबे, जो पूरे सिंध में टोटल सबसे ज़्यादा मंसूबे कराची में चल रहे हैं। अब जहाँ तक कल की बारिश थी, कल की बारिश से पानी उतर गया था। मैं भी कराची में ही रहती हूँ और शर्क़ी में ही रहती हूँ और आज सुबह सदर भी गई थी, इसके अलावा मैं असेंबली भी गई वापस आके शारा फैसल से। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बारिश हुई है वो बहुत ज़्यादा आज हुई है और लैंड स्लाइडिंग भी हुई है कटी पहाड़ी पर से। तो एक मुझे बात समझ नहीं आई कि कल भी इतनी ज़्यादा बारिश थी कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गए थे। तो वही बारिश ज़मीन पे गिरी है ना, तो फ़र्क तो ज़मीन पे भी पड़ेगा ना अगर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुए। लेकिन कराची की बारिश को वही ख़बरें उधर चलती हैं कि जी नाला लई उबलने वाला है, सारा ये हो गया है, KP की भी गाड़ियाँ बहती भी नज़र आती हैं, पंजाब में भी, लेकिन कराची को ज़बरदस्त निशाना बनाया जाता है। और आज तो मैं समझती हूँ कि जो बारिश हुई है उसमें वज़ीर बल्दियात असेंबली तक नहीं आए और पूरी एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था कराची में, इस तरह की बारिश नहीं हुई थी और पूरे उतरे हैं। तो इस तरह का तो फिर उससे निमटा भी जा रहा है और जितना के पहले अमवात हो जाती थी, जो आज की बारिश की क्वांटिटी है उसमें मैं समझती हूँ कि फिर भी एक सिचुएशन संभली हुई है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो हम हैं ना। बिल्कुल। क्या ज़रूरी है कि हमारे ऊपर एक डंडा लेके कोई खड़ा रहे कि नाले में कचरा नहीं डालो? क्या ज़रूरी है जब हर जगह पे कचरा कुंडियां हैं आप उन्हीं को भरिए? ज़रूरी है कि नालों में, क्योंकि नाले में जब आप कचरा डालते हैं तो वो निकलता है, निकलने के बाद उसको खुश्क होने की टाइम चाहिए, खुश्क होने के बाद वो डंपिंग स्टेशन तक। तो ये नालों में कचरा डालने की जो रिवायत है ये शहर कराची में मैंने इतनी देखी कि मैं गिलगित में गई, बल्तिस्तान में गई, वहाँ पे लोगों को मैंने देखा कि वो पानी की हिफाजत करते हैं, बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, सब चीज़ें चल रहे हैं, वो ख्याल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बरियो जिम्मा ज़ाहिर फिर भी नहीं हो सकती, नालों की बरवक्त सफाई अगर कर दी जाती तो फिर ये मसला ना होता। बिफोर आई गो टू राना साहब, ये तो चलता रहना चाहिए प्रोसेस, ये प्रोसेस तो चलता रहना चाहिए, इसमें तो मैं बात ही नहीं कर रही दूसरी। ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसका चलता रहना चाहिए प्रोसेस। सब कुछ है उनके पास, विल नहीं है। वो कह रहे इख्तियारात भी नहीं है विल के साथ साथ। कंवल जोसेफ साहिबा, जब स्टेक होल्डर्स तो उनके पैसे दे दिए, मशीनरी दे दी, और क्या करें? ठीक है, कंवल जोसेफ साहिबा तो नहीं कह रहे, हमारी मुखालिफ पार्टी कह रही है पैसे दे दिए, मशीनरी दे दी, वो उनके भी मुखालिफ हैं, वो दोनों तरफ बात कर रहे हैं। कंवल जोसेफ साहिबा, ये जो मामला है, बात तो सही करेंगे ना, बात तो सही करेंगे ना, बिल्कुल तो सही बताएंगे ना। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। सिर्फ ये कह देना कि मैं जिम्मेदार नहीं, फला जिम्मेदार है, ये कराची के अंदर हो रहा है। कराची के जितने मसाइल जब भी आते हैं सामने, वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाली जाती है। चल रहे हैं सबसे सही है। कंवल जोसेफ साहिबा, 2-3 चीजें हैं। एक तो 162 अरब का यानी कराची जो है वहां आप भी कर सकते थे, आप को करना चाहिए भी था। आपके ज्यादा वहां से MNAs आए, आपके ज्यादा MPAs आए कराची के अंदर से, वहां की एक बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी आप भी है। लेकिन 162 अरब का पैकेज मार्च 2019 में अनाउंस होता है, उसके बाद वो 162 अरब में से कितने पैसे जाते हैं कराची में? इस मामले पे अगर 10 अरब भी दे दिए जाते 162 में से, तो मेरे ख्याल से तमाम नालों की सफाई हो सकती थी, ये मसला हल हो सकता था। दूसरा, जब कराची में मुदाखलत की बारी आती है तो उस वक्त आप कहते हैं कि भाई ये तो सिंध हुकूमत का मामला, हमारा मामला ही नहीं है, 18वीं तरमीम। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 19 मई का ऑर्डर है, ये मौजूदा भी ये 19 मई 2020 का है कि आर्टिकल 149 के तहत आप वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को अहकामात दे सकती है और सूबाई हुकूमत मानने की पाबंद है। इख्तियारात भी आपके पास है, फंड्स भी आपने अनाउंस किए हुए थे। और आपका तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है
कि जो पीटीआई का यानी कि इलेक्शन से पहले जो 10 पॉइंट प्लान था कराची के हवाले से, उसमें आपने मेयर को एम्पावर करना था और पावर शॉर्टेज के हवाले से आपने मसाइल हल करने थे, तो ये क्यों नहीं किया आपने अभी तक? आप बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी, आपको मैंडेट मिला कराची से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच समर। सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें क्विकली पहले अपनी रिजर्वेशंस रखूंगी और आपके सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मुझे एक तो समझ नहीं आती है कि कराची वाकई सूबा सिंध का हिस्सा है, क्योंकि अगर कराची की बात होती है तो मुराद अली शाह साहब की बात कहीं नहीं होती, लेकिन उसके बरक्स अगर अभी पंजाब में कोई पटाखा भी फूटेगा तो सारी दुनिया का फोकस सिर्फ उस्मान बुज़दार पे होगा। मुराद अली शाह साहब इज़ द पर्सन जिसने जो इस सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जिसको जो इंतहाई नाअहल ना निकम्मे और नालायक शख्स प्रूव हुए हैं कि इतने पढ़े लिखे हो के भी। चले मैं 2 चीजें आपको बता देता हूँ। आपने जो प्लान दे नहीं सके, आपने जो सवाल किया है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ पहले। नहीं, आपने जो सवाल किया ना, आपने सवाल किया ना, पूरा टाइम लिया। नहीं, मैं आपके सवाल का पहले छोटा सा जवाब दे दूं, फिर आगे बढ़ाते हैं, इस मामले पे आते हैं। आपने कहा ना कि कराची में बात मुराद अली शाह पे नहीं आती, यहाँ बात उस्मान बुज़दार पे आती है। तो एक तो पंजाब के अंदर आपका बलदियाती सेटअप नहीं है, वहाँ बलदियाती सेटअप है। दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब के वाले से ये सबको पता है कि वो कंट्रोल यहाँ से पीएम ऑफिस से होते हैं, पीएम हाउस से होते हैं, वो डायरेक्टली उनके पास इख्तियारात खुद भी नहीं है। चले आगे बढ़ाएं बात को। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो क्रिएट की गई है और उन लोगों ने की है जिनको हकीकी डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है। जब अगर वहां पर हम अभी किसी का बाल बच्चा ला के खड़ा कर देना जिसका बाप नस्ल दर नस्ल लाजवाब डेमोक्रेसी हो, समर इस तरह नहीं ना, प्लीज आप मुझे बात करने दें। आप इस तरह ना करें, मुझे आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दें। ठीक है, आपने अनइंटरप्टेड शाला रजा साहिबा की बात सुनी है, मुझे भी जरा जवाब देने दें। अब जवाब देना, आपने सवाल पूछा था, मैंने वो जवाब दे दिया आपको। और मुझे तो शर्म आ रही है इनकी हंसी सुन के। ठीक है, बात करें। जवाब दे रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हंसी आ रही है आपकी ज़बान सुन के और शर्म आ रही है आपकी ज़बान पे। वज़ीर आला, चले बात कर ले, मुझे जवाब देना, चले बात कर ले, चले आप बात कर ले, जरा बात कर ले। नहीं, चले शाला साहबा बात कर लें, शाला साहबा सुन ले, फिर आप अपने टर्न पे बात कर लीजिएगा। जी कवल, ये मेरी हंसी पे बात करेंगी तो मैं इनकी जबान पे बात करूंगी। चले आप अपने टर्न पे, आप अपने टर्न पे, अपने नंबर पे बात कर लीजिएगा, अपनी बारी में बात कर लीजिएगा। इस्तेमाल कर रही हैं शाला साहबा, इनकी बेबसी पे हंसूंगी और शाला साहबा अपनी बारी में बात कर लीजिएगा। जरा सुन ले कवल चौधरी साहबा को, पहले जरा सुने, उन्होंने तामुल से सुना, आपको आप भी सुन ले जरा। जी कवल चौधरी साहबा, अवाम की बेबसी पे हंसी आ रही है इनको और उस पे मुझे शर्म आ रही है। बाय द वे, किसी भी सूबे का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो उसके पास इख्तियारात हैं बकौल इनके, और इन्हें पता होना चाहिए 18वीं तरमीम के बाद कितने इख्तियारात सीएम के पास होते हैं। वफाक ने कोई भी काम करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसको सूबे को साथ इन टच करके किसी कोई मॉडस ऑपरेंडाई के थ्रू कोई कंपनी बनती है, उसके बाद उसका पूरा बोर्ड के नाम आते हैं, उसके बाद जाके आप कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। अलग से सूबा जो है वो उसमें जाके लैंड करके जो है वफाक ने भी नहीं करने होते। लेकिन बात सारी है कि मुराद अली शाह में कहीं नजर ही नहीं आते, या NA 200 का वो MNA जो 1 साल हुआ है, अभी 1.25 साल हुआ है सियासत में आया, और ये वो मैं नहीं, उनकी अपनी ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी 1 साल हुआ है सियासत में आया हूँ, वो भी कहीं नजर नहीं आते। पता ये लगता है कि जब भी इधर बारिश होती है कराची में, वो लाहौर लक्ष्मी चौक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहले खादम आला साहब बूट पहन के जाया करते थे, अब वहाँ पानी नहीं होता तो वो हलीम खाने वहाँ पहुंच जाते हैं। बात सारी ये है, अवाम के मसाइल, अवाम की तकलीफ पे फोकस नहीं है। 12 सालों वाली हुकूमत अगर 2 सालों वाली हुकूमत से सवाल करेगी तो शर्म होनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली आप उठाते हैं 4 अपनी तरफ उठती हैं। जो खुद हुकूमत में बैठे हुए हो वो तनकीद बराए तनकीद कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं लगता। आपकी पार्टी यहाँ पर, इसलिए मैं आगे कह रही हूँ कि देखें, अगर सिंध हुकूमत, अगर मेरी बात सुन लें, अगर सिंध हुकूमत वाकई इंटरेस्टेड है और चाहती है कि सूबे के मसाइल हल हो और चाहती है कि वो सजा ना दे कराची की आवाम को कि उन्होंने PTI को वोट दिया या MQM को वोट दिया, तो फिर नजर आना चाहिए था। 45 दिन जो है अली जैदी साहब वहां पे नाला साफ करने की स्कीम चलाते, किधर था मुराद अली शाह साहब? कहां थे उस वक्त? तो वो नाले साफ हो गए क्या? इन्होंने क्यों वो नाले साफ हो गए क्या? क्या वो नाले साफ हो गए? दूसरी तरफ चले गए, वो दावे तो किए थे, वो नाले साफ हो गए क्या? देखिए 45 चले मैं जरा कैंपेन रन की, मैं आता हूं उस तरफ, जरा वो उस तरफ में आ रहा हूं, इन्होंने काम चलने नहीं दिया, जितनी उन्होंने सफाई की इन्होंने उसको खराब किया, उस तरफ में आ रहा हूं, जरा सजा दे रहे हैं।
उस तरफ मैं आ रहा हूं। कराची की आवाम को सजा दे रहे हैं कि उन्होंने अपना हक खुदिरादियत क्यों इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, क्यों गुलामी की वही आज गुजरनाल आज फिर जिसको साफ करने का जितने दावा किया था वो नाला आज फिर भर गया, जेर आब आ गया उसके इर्द गिर्द के इलाके। चले ठीक है, मैं जरा राना साहब की तरफ। राना साहब, कराची एक बड़ा शहर है जो फीड करता है पाकिस्तान को, यानी कि मेजरली देखा जाए वहां पे टैक्सेस आते हैं, वहां से वहां पे सनत चलती है, लेकिन ये शहर जो है ये तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज पे ये इल्जाम आता है, कराची के अवाम इल्जाम देते हैं कि सभी जिम्मेदार हैं इसके, किसी ने तवज्जो नहीं दी इस शहर की तरफ। आपकी पार्टी भी 5 साल बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन कराची को वो तवज्जो पीएमएल नहीं दे सकी जो उसे देनी चाहिए थी। आपकी पार्टी तो इतना ज्यादा सूबे के अंदर, जब सिंध के मामलात में तो खुद को स्टेक होल्डर समझती नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है, हालांकि ये सूबा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची पाकिस्तान के लिए। समर, थैंक यू वेरी मच। ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी हमारी गवर्नमेंट आई है वहां पे सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का था। वहां पे जो हालात थे वो बहुत खराब थे, और जब भी हमारी गवर्नमेंट आई है, आपको पता होगा 92 में और उसके बाद भी और अभी भी जो हम 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने वहाँ ऑपरेशन शुरू किए और वहाँ रोशनियां बहाल की। ये एक रिकॉर्ड की बात है जो सारे बिल्कुल एक्नॉलेज PMLN ने किया। बाकी रही बात ये सीवरेज की बात या ये निकास की बात, वहाँ ट्रेडिशनली जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ट्रेडिशनली वहाँ बारिशें मेरा ख्याल कभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। वो ऐसी जगह पे है कराची, तो वो शायद इस वजह से कोई जो एक सिस्टम चाहिए था बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का, उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि कोई सीवरेज सिस्टम होता जो एक पूरा प्लान होता पूरे कराची का, पीस में ना होता, पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके, तो शायद ये मसला ना होता या उसकी कैपेसिटी का मसला हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ठीक है, उसको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वहाँ लोकल बॉडीज जो हैं वो रही हैं MKF के पास, और ये पहली दफा हुआ है कि कराची में कुछ सीटें PTI को मिली हैं, वरना हमेशा 90% या मोर देन दिस MKM को सीटें मिलती थी, मेयर उनका होता था और बड़ा पावरफुल होता था। जब मुशर्रफ के दौर में मेयर था तो उस वक्त भी उनकी पावर इतनी ज्यादा थी, इतने पैसे थे, तो ये काम होने चाहिए थे 15-20 साल में, नहीं हुए। लेकिन PTI का मसला जो मैं जो ये तनकीद करते हैं, इन्होंने अभी कहा कि जी हम पता नहीं 160 अरब कितने 200 अरब देंगे, 162 लेकिन ये एग्जीक्यूट करने के मसला है ना, वो उसके बड़े तरीके हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है, कंपनी बनाए, ये करे, बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट एंड अब्सर्ड कि ये जो बात कर रहे हैं ये कोई बात ही नहीं, वो भी कर सकते हैं और वो पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं कंडीशनली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि अगर आपके रिसोर्सेज नहीं है तो ये हम आपको दे रहे हैं कि आप एक कंप्लीट किस्म का एक प्लान बना के तो इसको शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कह रहा है राना साहब, ये 19 मई 2020 को भी आया था कोरोना केस के वाले से कि 149 के तहत आप कर सकते हैं वहां पे काम। बात मुकम्मल होने दें, मैं अभी जो असल बात करने लगा हूँ। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, बाकी क्योंकि 3 सूबों में इनकी गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है जो इनकी अपोजिशन में है, इनको वो हजम नहीं हो रही। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टारगेट किया हुआ है। इनके जो कराची से MNA या MPA हैं, उन्होंने एक शोर शराबा, एक बेहूदगी की हद तक शोर शराबा मचाया हुआ है, हर किस्म का इशू खड़ा कर देते हैं और शर्म नहीं आती। मैं लफ्ज भाई मैं इस्तेमाल मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कमल शोजा वाले, कि इनको ये ख्याल नहीं आता कि हम फेडरल गवर्नमेंट है और हमें सारा दिन सिंध गवर्नमेंट पंजाब में आए ना, वहां जो इनको बड़ा शहबाज शरीफ चुभता है, वहां पे तो सीवरेज सिस्टम ऐसा है कि वहां पानी खड़ा नहीं होता। बुजदार को आपको तो हमने ऐसा पाकिस्तान दिया जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे, स्वाय कराची की बात छोड़ दे, बाकी कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मोटरवेज, हाईवेज, बिजली के कारखाने, गैस पूरी करके दी, हर चीज को बेहतरीन पाकिस्तान दिया है। टेररिज्म खत्म किया है, पार्टी ने भी खत्म किया, ऑपरेशन हमने भी खत्म किया। इनको एक बेहतरीन पुरस्कून दहशतगर्दी से पाक खुशहाल पाकिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारखाने,
आई मीन के इनको एक तैयार किया हुआ पाकिस्तान मिला, उसको इन्होंने चलाना था बेहतर तरीके से। राना साहब, आपकी पार्टी भी सिंध के वाले से हाथ बहुत ही नर्म रखती है। सिंध के अंदर जो यानी कि यही सिंध है, यहाँ अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और इस तरह से अगर पानी आ चुका होता सिंध के अंदर, सैलाब अगर आया होता, अर्बन फ्लडिंग हुई होती, तो मेरे ख्याल से अब तक आपकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और क्या क्या ना हो चुका होता। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए नून लीग भी वहां बड़ा नर्म हाथ रखती है और आपकी तोपों का रुख पीटीआई की तरफ है। समर इनको 20 साल हुकूमत दे दे, 20 साल बाद भी ये कहेंगे कि ये किया दरा नून कार पीपल्स पार्टी का है, ये किया दरा। मैं सुनाऊं इनके इमरान खान की सूबाई हुकूमत तो सिंध में पीपल्स पार्टी की है ना राना साहब, पास अभी है मेरे वीडियो में। उसने कहा कि मुशर्रफ ने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। अगर कुछ किया है इस पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ ने किया है, मोटरवेज बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, बिजली पैदा की है। यहाँ है, ये उनके अपने प्रेस का बिल्कुल ऐसा रिकॉर्ड पे कभी टाइप ही कर रहे हैं। तो ये बातें छोड़े, माजी की बाजी की वो बातें भी फिर याद करें ना, जब पीछे। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ राना साहब, आप भी तो पीपल्स पार्टी पे आपने नर्म हाथ रखा हुआ है ना सिंध के अंदर। जो ओवरऑल आप अपोजिशन कर रहे हैं, आप अपोजिशन कर रहे हैं सिर्फ पीटीआई की, सिंध में पीपल्स पार्टी की अपोजिशन आप भी नहीं कर रहे। स्टेक होल्डर तो आप ही है। शहबाज शरीफ साहब वहां से इलेक्शन लड़े हुए कराची से। उस वक्त नवाज शरीफ इसको बुरा नहीं लगता था कि जब ये प्लाट के लिए दरखास्त लिख के देता था, मुझे प्लाट दें। ये रिकॉर्ड की बात है कि एप्लीकेशन जनाब वज़ीर आला साहब, मेरे पास घर रहने के लिए कोई चीज नहीं है, मुझे प्लाट दिया जाओ, प्लाट मिला। और ये पीछे 10 तस्वीरें जहाँ पीछे खड़े हैं और मियां नवाज चले। अभी तो जो पीपल्स पार्टी आपके साथ करने वाली है, मैं उस तरफ भी आऊंगा एक थोड़ी देर बाद। आज इनको बड़ी बातें आ गई हैं, पीछे इनके कुछ लोग ऐसी ताकतें हैं। चलो रज़ा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही है क्विकली, जरा आप कर लें, फिर मैंने जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाना है क्विकली। मैं बिल्कुल ऐड करना चाह रही हूँ। मजलूम आवाम उन्हें लग रही है जिन्होंने कराची के लास्ट ईयर जो मंसूबे वफाक के चल रहे होते हैं उसमें इन्होंने लास्ट ईयर एक पाई नहीं थी। ये बात कर रहे हैं कराची की हमदर्दी की। 162 अरब को तो छोड़े, जो वफाक के मंसूबे चल रहे होते हैं, जो कि वफाक को उसमें देने होते हैं, इन्होंने उसके सारे पैसे जो कराची में चल रहे थे। और दूसरे जो मैं इन्हें मंसूबों के नाम लेके बता सकती हूँ। और मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मंसूबे सिंध के अंदर कराची में चल रहे हैं, 93 मंसूबे जो कि चल रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक का भी ताउन है। थोड़ा सा कभी एमक्यूएम से ये पूछे, क्या कराची की आबादी इस बात की मुतहम्मिल थी कि आपने आबादी से ज्यादा चाइना कटिंग कर दिया? वही सेवरेज सिस्टम रहा, वही सिस्टम जो है। मैं कुछ बात ऐसी कर रही हूँ जो पढ़ी लिखी है, खामोशों के सुनिए। 10 साल से हमने इसको रोका है। परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हर रेजिडेंशियल एरिया जो है, मैं जिस रो में रहती हूँ सिर्फ 2 मकान हैं, उन पे प्लाजा खड़े कर दिए गए हैं। सेवरेज सिस्टम नीचे से वही है। ये कमिश्नर कराची जो कि हाशिम रज़ा ज़ैदी थे, वो ये कह चुके हैं। बिलावल हाउस के आप बात छोड़े, जो मैं बात कर रही हूँ वो पढ़ी लिखी है, जरा उसे सुनने की कोशिश करें कि कराची के सिस्टम को बिगाड़ा गया है। और अभी भी जो है सारे पैसे इनके हाथ में है। ये लोग मिलकर काम नहीं करते, ये कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं। नालों की सफाई का अली जैदी ने नालों के नाम पे करोड़ों रुपए लिए और वो कचरा फैला दिया, उठाया नहीं। ये पिछले साल की रिपोर्ट है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बिल्कुल हट के बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन ये सुनना नहीं चाहती। हालांकि मैं इनकी तरह की जबान इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कंस्ट्रक्शन की गई है कराची में, जो कंस्ट्रक्शन की गई है हमारी गवर्नमेंट से पहले, आप चीखती रहे, आपके मुकद्दर में चीखना है। आपकी वजह से मुल्क की जीडीपी माइनस हो गई है, आपकी वजह से महंगाई इतनी है। और आज ये रिपोर्ट है, आज ये रिपोर्ट किया है, आज ये आप सुन ले, जरा सुन तो ले कमल साहिबा, कमल साहिबा सुन ले, अपने टर्न पे बात कीजिएगा। -5 कमल साहिबा जरा सुन तो ले, कमल साहिबा सुन ले, अपने टर्न पे बात कीजिएगा। ये मजीद कहा गया है कि जीडीपी -5 होगी और 22-23 में कुछ सबलेगा जाके। अगर इनकी पॉलिसी सही रही तो इनको सिर्फ चीखना है। खुद इन्होंने सुनने पहले ना, चले ये मकसद कोई नहीं अचीव हो रहा डिस्कशन का, पंजाब में खत्म कर दिया है। चले मकसद इसका कोई अचीव नहीं हो रहा। प्रोग्राम करेंगे कि ये भी बोले मैं भी बोलूं, मकसद इस तरह अचीव नहीं होगा, मकसद नहीं अचीव होगा। एक बंदा बात करे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से हम वापस आते हैं। तो कुछ दीगर मामला थे, नैब का कानून है और एपीसी अपोजिशन की होनी है, उस हवाले से बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
पाकिस्तान टुनाइट में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अब कुछ बात हो जाए नैब के वाले से। ब्रेक से पहले हमने कराची की बात की और एंड पे डिस्कशन जो है वो जिस तरह की डिस्कशन चली गई थी उससे लग रहा है कि कराची में जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, वहाँ के मसाइल हल करने में कोई संजीदगी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। बहरहाल नैब कानून जो है नाज़रीन, आज जो 25 रुकनी कमेटी है पार्लिमानी, जिसमें अपोजिशन की भी नुमाइंदगी है, गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी है, और ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि अब कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय के साथ कानून साजी जो है वो की जाए। फैटफ से मुतल्लिक भी कुछ कवानीन हैं और मेनली इसमें अब नैब का कानून है। इसमें नाज़रीन हुकूमत की तरफ से जो मुजवज़ा तरामीम सामने आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या तरामीम गवर्नमेंट ने प्रपोज की हैं, जिनमें मेनली अगर देखा जाए एक तो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ है। हुकूमती अहदेदार पर हुकूमती मनसूबे से माली फ़ायदा उठाने का सबूत नहीं तो नैब कानून लागू नहीं होगा। नैब किसी अवामी अहदेदार से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक़ न रखने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मजाज नहीं होगा। अवामी अहदेदार की अच्छी नीयत से किए गए फैसले पर नैब कानून का इतलाक़ नहीं होगा। असासाजात की कीमत का तयन DC रेट या FPR के ज़रिए किया जाएगा। और इसमें यह भी है कि अवामी अहदेदार की ज़ेर कफ़ालत या बेनामी ने फ़ायदा उठाया तो नैब कानून लगेगा। और प्राइवेट आदमी पर नैब कानून के इतलाक़ को ख़त्म करने जैसी तजावीज़ को बरकरार रखा जाएगा। और टैक्स लेवीज़ और महसूलात की तफ्तीश नैब के बजाय मुतल्लिका इदारे करेंगे। ये हुकूमती तजावीज़ हैं जो कि हुकूमत ने मुजवज़ा तरामीम अपोजिशन को दी हैं। आज इस पर मीटिंग हुई है लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी इस पर बात को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये मीटिंग कल तक के लिए मुलतवी हुई है। आज आधा घंटा सिर्फ इस पर बातचीत हो सकी। और इसमें नाज़रीन अब जो अपोजिशन की तरामीम है वो मैं इनमें बाद में आऊँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरामीम क्या है। कमल जोसेफ साहिबा, ये जो तरामीम की तरफ आप जा रहे हैं, एक कमेटी जो है उससे एक्टिवेट किया स्पीकर ने, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये आप पहले करते 2 साल पहले काम, तो आज आप बहुत सारे कवानीन जो है वो कानून साजी उन पर कर सकते थे। देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल ये काम अब शुरू हो गया है। लेकिन ये चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को जो इसमें तोसी देने की बात लिखी गई है, कहीं आप ये नैब को जो है खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि कहीं वो कल को अदालत में जाके चैलेंज ना करते हैं इसको, चेयरमैन नैब को? नहीं देखें समर, पहले बात तो मैं ये बता दूं, आपने जो लास्ट कमेंट किया मैं उससे एग्री नहीं करती कि कोई भी नैब से हट के, मैं पहले ज़रा जो पिछला कमेंट था कि कराची में कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं, हम सारे इंटरेस्टेड हैं, प्रोवाइडेड कि अगर उधर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए, कराची की आवाम से इस बात का इंतकाम ना लिया जाए कि उन्होंने PTI को क्यों वोट किया। अच्छा, आप नैब पे आ जाएं। देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये वाली जो पॉइंट है इस पे अपोजिशन को एतराज़ था, तो इसलिए इसको वापस ले लिया गया है। क्योंकि बेसिकली चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ही लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मिलके प्रपोजल देते हैं, तो ये इख्तियार उन्हीं के पास ही होना चाहिए कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी रीसेंट, मतलब मैं जो मुझे पता चला मीडिया के थ्रू ही पता चला, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, और ये अभी जो अमेंडमेंट्स हैं ये पब्लिक नहीं की गई थी, ये अभी सिर्फ आज अपोजिशन को हैंड ओवर की गई है। बाकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि नैब, जी मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, नैब को एफ्लुएंट रहना चाहिए लेकिन हदूद व क़यूद में, और बाकी जो इदारे हैं इन्वेस्टिगेटिव और जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, FIA, FBR है, और जो रेलेवेंट है, जो जैसे टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं या दूसरे मामलात हैं जिसमें उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है नैब से, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको भी साथ उनकी जो एक कलेक्टिव विजडम है उसके थ्रू इंक्वायरीज होनी चाहिए। उसके बरअक्स जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि अपोजिशन जो है वो उसको टूथलेस करना चाह रही थी, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा मसला आ रहा था। और जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा साद रफ़ीक केस में, दोनों भाइयों के केस में, और उसमें जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एलिमेंट के बारे में कहा गया कि ये इस्तेमाल हुआ, वो कसाबुर रहमान में हमेशा उनका नाम क्योंकि बहुत मशहूर था, सैफुर रहमान साहब और जस्टिस कयूम जैसे जो गुजरते रहे हैं माजी में, उन चीज़ों को अवॉइड करने की बात की जा रही है। तो बेहतर ये है कि इसको पॉजिटिव नोट पे रखा जाए, अल्लाह करे कि अब अपोजिशन किसी बेहतर हल के साथ आए। और ये जो आप 2 साल की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सारी है कि सेनेट में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमें इनके साथ बैठ के लॉ मेकिंग करनी है। हमने अगर सिंगल हैंडेडली करनी होती तो हम कर चुके होते। ये सारा जो लॉ है ये पहले ही आपको याद होगा हमने टेबल किया था, इसलिए कि हमारे जो अफसरान है
जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या अफसरान हैं वो कोई किसी किस्म का पेपर साइन करते हुए भी डरते हैं, वो आगे चढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि नैब का फिर वो एकदम उनके ऊपर शिकंजा आ जाता है और लोग इस चीज से घबराते हैं। यानी दो चीजें हैं ना, एक तो ये है कि बिल्डिंग की जरूरत है और एक उसके हदूदों का यूद मुकर्रर करने की, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनॉमली है नैब में 21 सालों से नैब के कोई जो है वो आगे रूल्स नहीं डिफाइन है जो एक्ट को आगे डिफाइन कर सके। अभी तक वो SOPs पे चल रहे थे जो पिछली फेडरल गवर्नमेंट्स ने कभी उनको इंसिस्ट नहीं किया कि आप दें, फिर ये हमारे पे आके शोर मचाते हैं कि जी नैब के चेयरमैन ने कैसे उठा लिया। जब वो 40 SOPs पे रहा है नैब, तो फिर उसमें किसी और गवर्नमेंट कैसे मजाज। और एक चीज मैं यहाँ आवाम के लिए जरूर बता दूं, ये 2 साल में आपको भी पता नहीं चला था कि ये SOPs पे चल रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आया है तो के पास नहीं है। जी हाँ, ये भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसने नोटिस लिया है तो आपकी गवर्नमेंट को भी ख्याल है जाके कि ये इसके रूल्स बनाने हैं, SOPs पे नहीं चलाना। हुकूमत है वक्त के पास चेयरमैन को रिमूव करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास अथॉरिटी है। बिल्कुल ऐसा है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं नैब से रिलेटेड, इसलिए ये ज़हन में रख के फिर बात अगली जो है वो डिस्कशन उसको जारी रखना चाहिए। राना तनवीर साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ मुजव्वज़ा तरामीम में जो लफ्ज़ यूज़ करो, मुजव्वज़ा तरामीम जो सामने आई थी, उसमें एक तो ये था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ज़ेर कफ़ालत बेनामी की तारीफ को तब्दील किया जाए, एहतसाब कमीशन बनाया जाए जो रेफरेंस दायर करने ना करने का फैसला करे, एक यानी कमीशन बनाया जाए एहतसाब में, और इसमें यह भी है कि तफ्तीश के लिए अलग से एजेंसी बनाई जाए, रिमांड 90 के बजाय 14 दिन का होना चाहिए, एहतसाब अदालत को ज़मानत का इख्तियार होना चाहिए, असासे मुंजमद करने का इख्तियार भी एहतसाब अदालत को दिया जाए, चेयरमैन नैब के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, अरेस्ट का इख्तियार चेयरमैन नैब के पास नहीं होना चाहिए। तो राना साहब, ये जो डिस्कशन आपकी पार्टी के अंदर चल रही है, इसमें PMLN जो है ये इन्हीं तरामीम के ऊपर स्टिक करेगी या कोई और तरामीम आप प्रपोज करने जा रहे हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि ये जो इस वक्त प्रेजेंट लॉ है नैब का, वो ड्रैकोनियन है और उसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया है माजी में, जब से ये बना, जब मुशर्रफ के टाइम से आज तक देखें तो इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, लोगों की लॉयल्टी, पॉलिटिकल लॉयल्टी चेंज करने के लिए, नई पार्टियां बनाने के लिए। तो ये तो एक हिस्ट्री है हमारी इस लॉ के मुतल्लिक, इस अदारे के मुतल्लिक। तो अभी हमने बार बार बात होती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने, पीपल्स पार्टी हमें कहती रही कि इसको चेंज करें, लेकिन हमने नहीं कर सके और उसकी हमने कई दफ़ा ये एक्नॉलेज किया है कि हमसे गलती हुई, करना चाहिए था, और आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो अभी चले वो लंबी बहस हो जाए कि जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई या जिस तरह ये हुआ, लेकिन अभी तो बात सामने, ये 1.5 साल से हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच में से निकलता कुछ नहीं। अब जो टाइम करीब आ रहा है कि तीसरा मौका है राना साहब, ये कमेटी बन के अब ये तरामीम के वाले से इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिश हो रही है। पहले भी बड़ी हमारी तफसील से मीटिंग होती रही है, लेकिन अभी इनके जो बंदे उसमें फंसते हैं वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं जाके कि इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। अच्छा, कौन तो ये जो मुजव्वज़ा कौन से उन्होंने तरमीम दी है हमें, वो आप देखेंगे तो वो जो इनके केसेस हैं, एक तो चलो ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन का है जो पिछले ऑर्डिनेंस में भी था जो लैप्स हो गया है, तो दूसरा जो वो मसला है वो इनके वो लोग जो नैब के रडार पे हैं और उनके फुल प्रूफ उनका एविडेंस है, उसके लिए है ये जो सारी इनकी तरमीम है। लेकिन हमारा जो स्टैंड है, हमारा स्टांस है, वो ये है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो भुगत रहे हैं, 90% तो आप भुगत चुके हैं। अच्छा, तो आप बाकी 10% रह गया वो भी भुगता लें, वो करना जो ठीक कर लें। लेकिन हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने या शरी कोर्ट ने, शरीयत कोर्ट ने नैब लॉ के मुतल्लिक कुछ डायरेक्शन, कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, उनको सामने आकर जस्टिस सबसे पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कोई 4-5 डायरेक्शन दी थी, वो ऐसे ऑब्जर्वेशन नहीं, उस पर यही था कि ट्रायल कोर्ट को जमानत की पावर होनी चाहिए, जो रिमांड है वो 14 दिन होना चाहिए, अगर कत्ल के लिए है तो इसके लिए क्यों नहीं, CRPC का उस पर लागू किया जाए, और जो ट्रायल कोर्ट पे ज्यादा जोर दिया गया था, CRPC क्योंकि वही लागू होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई शौक नहीं है, हम तो कहते हैं जो शरीयत कोर्ट कहती है, मतलब शरीयत कोर्ट कहती है कि प्ली बार्गेन करना या अप्रूवर बनाना,
ये गैर शरई एक काम है, गैर इस्लामी बार्गेन आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए नैब की, आप प्रपोज करेंगे कि नहीं होनी चाहिए? मैं अदालत का हवाला दे रहा हूँ। अब तो आपकी पार्टी ने करना ना मामला। जो बहरहाल उनको आगे रखे, जो पॉसिबल देख के कर सकते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के और शरीयत कोर्ट के जितनी भी आई हैं उस पर डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन, उसको मद्देनजर रख के इसको इम्प्रूव करें। तो सर आपकी पार्टी की तरफ से कोई तरमीम नहीं है? आपकी पार्टी कोई तरमीम नहीं चाहती इसमें? ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ इशारा कर रहे हैं अदालतों के। आपकी पार्टी कोई तरमीम नहीं चाहती? हमें कोई शौक नहीं है, हमें कहते हैं वो काम करें, ये ना करें कि जी अगर मिसयूज अथॉरिटी से किसी ने मॉनेटरी फायदा नहीं उठाया अगर, जी हाँ, मॉनेटरी गेन की कौन तफ्तीश करेगा? ये गवर्नमेंट होगी और ये चेयरमैन कहेगा कि जी मिनिस्टर डिफेंस जो है, मैं नाम ले परवेज खटक साहब ने तो आलम जब्बा में या किसी और में तो मॉनेटरी गेन नहीं किया, लेकिन वो हो गया जी, वो हो गया। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो तरमीम है उन्होंने पेश की ये कोई काबिले अमल है। ये तो वन साइडेड है कि खास तबके को फैसला हो, यानी आप ये कहना चाह रहे राना साहब, आप ये बताना चाह रहे कमेटी के अंदर वो हुकूमती वुज़रा जिनके अपने ऊपर केसेस हैं, जिन्हें डर है कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकता है कल को, वो ज्यादा जोर डाल रहे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि जल्दी ये तरमीम हो जाए। आपकी पार्टी इतनी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कह रहे हैं हम तो भुगत चुके हैं? नहीं, बिल्कुल पहले वाला हिस्सा तो 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो प्रेशर डालते हैं, हमें भी कहते हैं यार कुछ 25 मेंबर्स के नाम पूछ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। जरा सुन ले पहले ना, सीरियस बात कर रहा हूँ, सुन ले पहले। मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं, हमें भी कहते हैं वो लोग कि यार कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो, लेकिन हम कहते हैं जो अदालतों ने कहा है उसके मुताबिक चला जाए। आखिर अदालत कानून के में जो डिफेक्ट्स हैं या फ्लाज हैं या उसमें कुछ एक तसर है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होने का, वो डायरेक्शन गए बगैर उन्होंने डायरेक्शन भी दी है, ऑब्जर्वेशन भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी दी हुई है, वो सामने रख लें और उनकी हमारी ना बात माने। ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कुछ करो? राना साहब ये कौन से गुजरा है जो प्रेशर डाल रहे हैं, यानी जोर डाल रहे हैं कि कुछ करो, इस पे कुछ हो जाए जल्दी से? आधी कैबिनेट तो नामजद है। नहीं, आपको नहीं पता कि गुजरा कौन से जो कमेटी के अंदर इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए? क्या शुगर में, वीट में, क्या मालूम जब्बा में, क्या बीआरटी में, क्या किसी में भी कोई एक्शन, एक एक्शन दो गुजरा के नाम ले ले, कौन से गुजरा है जो कह रहे हैं कि जल्दी करें इस कानून को पास करें कि कल को हम भी इसमें आ सकते हैं जद में? सारे कह रहे हैं, मैंने बताया, परवेज खटक साहब कहते हैं, मैं क्या नाम लूं? मैं एक कहता भी शख्स है जो बड़ा मतलब एक न्यूट्रल किस्म की बहुत बड़ी शख्सियत होती है, वो भी कहते हैं जल्दी करें। स्पीकर के बारे में आप कह रहे हैं, असद कैसर साहब के बारे में कह रहे हैं? आप समझ जाएं जो भी है, क्योंकि आपकी एक पार्टी के बंदे ने मुझे असद कैसर साहब का नाम बताया था कि वो भी इंटरेस्टेड है कि ये कानून जल्दी पास हो जाए। न्यूट्रल बंदा जो अपने आप को कहता है कि मैं तो बस न्यूट्रल बंदा हूँ। अच्छा, तो मैं क्या मतलब, आपको पता लंबी लिस्ट है, आपको किस चीज का नहीं पता? ठीक है, नाम आपने क्या, ठीक है। अब लेकिन दूसरी तरफ टेलर मेड अमेंडमेंट्स प्रपोज किए, टेलर मेड, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने टेलर मेड अमेंडमेंट्स प्रपोज की है जो सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमती है, तो आप पास होने देंगे? और ये जो एक्सटेंशन वाली बात भी लाए थे, इसलिए लाए थे एक्सटेंशन वाली के चेयरमैन को ये एक लालच हो कि कल को मैं इनके बात मानूं ताकि मैं कल को एक्सटेंशन मुझे मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सरियन एक ऐसी चीज मूव कर रहे हैं जैसे स्वाय गवर्नमेंट के हाथ में एक चीज होगी और वो इस्तेमाल करे उसको। लेकिन राना साहब, आप जो आप कह रहे हैं कि इस कमेटी के अंदर बैठे हुकूमती वुज़रा हैं वो चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी हो जाए, कुछ वुज़रा ऐसे भी हैं इसी कमेटी के अंदर जो शामिल हुए हैं जिनमें शहजाद अकबर साहब हैं, उनकी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो अपोजिशन की तरामीम के बारे में बड़ी सख्त राय रखते हैं। जरा सुन लें उनकी राय, उनकी राय सुन लें, वो आपकी मुजवदा तरामीम के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनें। तो ये जो तजावीज़ आपका कल आपके सामने आई हैं, ये तमाम की तमाम अबू बचाओ मुहिम की हैं। अगर अपोजिशन की दी हुई तजवीज़ अबू बचाओ मुहिम से हटकर होगी तो बिल्कुल उसके ऊपर अमल होगा, लेकिन अगर वो सिर्फ अबू बचाओ मुहिम पे होगी तो फिर काबिल अमल नहीं होगा। साहब वो तो कह रहे हैं ये तो अबू बचाओ मुहिम की ये जो तजावीज़ है जो अपोजिशन ने दी थी, ये तो किसी सूरत में काबिल कबूल ही नहीं है। ये तो कोई एक चीज बता दें, अबू बचाओ मुहिम उनकी तो वो जो केस वो भुगतने हैं, जरदारी साहब उनके मुतल्लिक अगर बात करते हैं, या मियां साहब तो केसेस 2 केसेस बने थे, दोनों में उनको कन्विक्ट कर दिया,
और एक का जो फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया आपके सामने है। जिस तरह उसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया अतरम अल्लाह साहब ने, वो आपके सामने है। जिस ख्वाजा बरादरान का इन्होंने पोस्टमार्टम किया वो आपके सामने है। ठीक है, हमारे तो सारे बंदे अंदर जा चुके हैं। कुछ उन्हीं को बचाने की बात कर रहे हैं ना शहजाद अकबर साहब। पकड़ ले उनको भी। तो शहजाद अकबर साहब का तो काम ही नौकरी होगी, ये है नौकरी उनकी पक्की तान रहनी है कि अगर वो एहतसाब में हलचल मचती रहे और ये कोई ऐसा काम करते रहे शोर शराबा। चले मैं सिर्फ आता हूँ साहब दोबारा जरा पीपल्स पार्टी की तरामीम पे बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो तरामीम मुजवजा जो फारूक नाइक साहब का बिल है उसमें 50 करोड़ से कम के जो केसेस हैं करप्शन के उन पे नैब का इतलाक नहीं होगा, उससे ज्यादा के केसेस नैब के दायरा कार में आएंगे। तफ्तीश की सतह पर चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। रेफरेंस फाइल होने तक मीडिया में तशहीर नहीं की जाएगी। प्ली बारगेन का इख्तियार एहतसाब अदालत को होगा। मुकदमा चलाने का अमल CRPC के तहत होगा और इसमें भी 14 दिन के रिमांड की बात हो रही है 90 से कम करके। और गलत तफ्तीश करने वाले एहलकार की बाजपुर्स की जाएगी, यानी नैब का भी एहतसाब होगा अगर वो कोई गलत तफ्तीश करते हैं। शैला रजा साहिबा, ये जो अब मामला शुरू हुआ है, आपकी पार्टी बैठी है, राना साहब ने तो कह दिया भाई हमने भुगत लिया 90%, अब 10% वो भी भुगत लेंगे और इसमें वो कह रहे हैं वज़रा ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत के तो बहुत ज़्यादा संगीन मामला इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, जो फेक बैंक अकाउंट्स का मामला है, दीगर इशूज़ है। ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? गवर्नमेंट कह रही है कि जो अबू बचाओ मुहिम वाली जो इसमें तरमीम है, यानी कि जो नैब को बिल्कुल टुथलेस कर देंगी, वो तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं भी अपनी बात कहूँगी कि पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रोजेक्ट हैं 93 के करीब वो कराची में। कोई और तो कुछ पैसे लगा के दिखाए तो उसकी संजीदगी नज़र आएगी। बाकी अब मैं आ जाती हूँ नैब की तरफ। ठीक है, तो देखिए सब जानते हैं कि 1999 का जो ये नैब ऑर्डिनेंस था ये इंसानी हुकूक़ और इंसानी वक़ार के मनाफी है और इसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक होना चाहिए और जिसमें इंसानी वक़ार का ख़याल रखा जाए। तो जो सारी इसमें मुखालफत थी वो यही थी कि ये पाकिस्तान के बुनियादी आइन से मुतसादिम है। मसलन 14 दिन का रिमांड हो जाता है, इसमें 90 दिन जो है आप रखेंगे किसी को। 90 दिन तो अगर आप एक हाथी को भी रखेंगे तो बाहर निकल के कहेगा मैं चूहा हूँ, ये आले लतीफ़े। वैसे नून लीग तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है तरमीम लाने के हवाले से। फिर उसके देखिए बात यह है कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, नून लीग एहतसाब के उन मराहिल से कभी नहीं गुजरी। 11.5 साल आसिफ अली जरदारी साहब के, फिर हमने देखा कि नून लीग के दौर में किस तरह से जो है डॉक्टर आसिम, शर्जिल नाम मेमन और ये सारे, और फिर परवेज़ मुशर्रफ पैट्रियट बनाई थी। तो मैं ये समझती हूँ कि कानून जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए बनता है। हम फेस कर रहे हैं, हम कभी घबराए नहीं और करते रहेंगे। और हम ये समझते हैं कि मुल्क में कानून अच्छे होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए और वक्तन फवक्तन हिसाब से जब कहीं इम्प्लीमेंटेशन में मसला है तो पूरे नुमाइंदों को बैठना चाहिए। ये तीसरी कोशिश है शैला रज़ा साहिबा, इससे पहले पिछले साल के शुरू में भी हुई थी। मैं थोड़ी सी बात यही करना चाह रही थी समर, अगर आप थोड़ी क्विकली इस पे बता दें। नहीं समर, मुझे थोड़ी सी मुझे अगर आप थोड़ी सी स्पेस दे दें। दूसरा जो था वो ये था कि ज़मानत का हक जो है वो आम केस, जो केसेस में आम बुनियादी आइन में के हिसाब से वो इधर भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो हमें करना चाहती थी कि जो सवाबदीदी इख्तियार था नैब के हेड का, चेयरमैन का, कि वो जिसको चाहे गिरफ्तार कर लें, जिसको चाहे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक और बात ये कि ओवरलैपिंग बहुत थी। एक तो 30 डेज में ये मुमकिन नहीं है कि पूरी तहकीकात हो जाए। दूसरी बात ये कि नैब का ये इख्तियार कि वो मुख्तलिफ एजेंसीज जिन मुकदमों पे काम कर रही हैं उन पे भी चली जाती है, ये सही नहीं है। लेकिन जो मैंने आज मैं तो उधर नहीं हूं और हमारे माहिर क़वानीन वहाँ हैं, लेकिन जो आज मेरी नज़र से अखबार गुजरा उसमें जो खुसूसी प्रोसिक्यूटर एक रह चुके हैं इमरान शफीक, वो ये कहते हैं कि सिवाय इसके कि इसमें ये बात की जा रही है कि नैब के
चेयरमैन की मुद्दत 2 साल कर दे, वो कहते हैं बाकी सब तो वही सब कुछ है। तो ये अब देखना है कि सारी जमातें बैठ के क्या हल निकालती हैं। मैं इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं करना चाहती कि ये करना चाह रहा है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुख्तसर ब्रेक से वापस आते हैं। तो कुछ पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान जो चल रहा है, इससे बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अब ईद के बाद एपीसी होनी है अपोजिशन की, और कल एक 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी एक पीएमएलएन की क़यादत की शहबाज शरीफ साहब के साथ। एक गपशप हुई, डिस्कशन हुई कि स्ट्रेटजी क्या इख्तियार करनी है एपीसी के वाले से और इस तरमीम के वाले से। राना साहब, आप भी गालिबन मीटिंग के अंदर मौजूद थे। ये अब तय पा गया है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे एपीसी के अंदर और आपकी वहाँ पर डेलीगेशन जाएगा। सेहत से मशरूत किया गया मामले को, लेकिन इन प्रिंसिपल तो यही खबरें आ रही है कि शायद वो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट इसमें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह उनकी सेहत अब बेहतर है। ये खबरें ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको बेसिकली कुछ अंडरलाइन कुछ मतलब कैंसर का उनको इलाज हुआ, तो इम्यूनिटी के हिसाब से डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वलर है, तो वो एक इशू है। लेकिन SOPs के साथ वो शरीक, उनकी ख्वाहिश तो है कि मैं खुद शरीक उसमें हूँ। इसमें बिल्कुल इसमें कुछ जो इत्तलात आ रही है जिन्हीं का जो पीपल्स पार्टी नून लीग के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है कि लीड इसमें नून लीग करे, शायद इसलिए शहबाज शरीफ साहब हिचकिचा रहे हैं कि मुझे आगे किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जानबूझ के हमारे पे डाल रही है। जरा एतजाज एहसन साहब ने इस पर एक बात की भी है, जरा वो सुन भी ले, वो क्या बात कर रहे हैं, जरा सुनाए जी। ये बात जरूर हुई है हमारी, और ये फैसला हुआ है कि अगर हमने इनिशिएटिव लिया मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पहले, वो कहीं सिंध और पंजाब का झगड़ा ना बन जाए और वफाक को उससे नुकसान ना हो। हम इज्तनाब कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ये अगर लीड लेना चाहते हैं तो ये लीड लें। सर वो तो आप पे डाल रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीड लें सारे मामले पे, कहीं ये वजह तो नहीं है हिचकिचाने की सारे मामले से? चौधरी साहब बादशाह आदमी है, ये बिल्कुल इसका मेरा ख्याल है कोई लॉजिक बनता नहीं जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी है ये एक प्लेटफॉर्म से होगा, मैं आपको बताऊं। वो शहबाज साहब इसलिए, एक तो हमारी बड़ी पार्टी है असेंबली में और वो लीडर पोजीशन है, इसके लिए उनका एक रोल है कि वो प्रिजाइड करे मीटिंग, और बिलावल साहब की ख्वाहिश है या दूसरी पार्टी भी की, और इंशाल्लाह वो ईद के बाद उनकी सेहत अब तो ठीक है, अगर ठीक रही तो बिल्कुल वो पार्टिसिपेट करेंगे। तहरीक चली तो शहबाज शरीफ साहब भी लीड करेंगे, इसका मतलब है। एक कमेटी बनाई है जो पहले एजेंडा बनाए, एक उनको कहा है कि आप जल्दी एजेंडा बनाएं, तो हम इतने सीरियस हैं, उनको हमने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर आप एपीसी के बाद जल्दी हम करना चाहते हैं। 1 वर्ड कमेंट दीजिएगा कि कोई तहरीक चली तो फिर उसे लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे, बिलावल साहब नहीं। डेफिनेटली, लेकिन तहरीक की क्या शक्ल बनती है, क्योंकि वो जो एजेंडा बनाने हैं जो कमेटी है, वो हसन इकबाल साहब उसके हेड हैं। ठीक है, वो एजेंडा उनको ऐसा हमने कहा बनाए जो बड़ा एक मीनिंगफुल हो और लोगों को मैसेज जाए। अब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये रिजल्ट इसका। कमल साहब, ये मटेरियल आप खुद ही दे रहे हैं। आज चीनी का मामला देखें तो वो 95 पे चली गई है। इस तरह की और चीजें आप बहुत सारी दे रहे हैं कि ये एपीसी बड़ी जानदार होने जा रही है। मवाद आप खुद दे रही है गवर्नमेंट। चीनी क्या, यहाँ तो मेरा ख्याल है अब ठीक है, पहले तो मैं आपको इतना बता दूं, बेसिकली है वो मेरा 2300 रुपए मन बिक रही है। राना साहब से रिस्पेक्टफुली मुझे जरा मौका दे दें, मैं बड़ी देर से खामोश बैठी थी, सिर्फ सुन रही हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये एपीसी 3 साल 1 महीने इसी किस्म के सोप ड्रामे चलते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की अब रिटायरमेंट की एज आ गई है, वो बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कैंसर सर्वाइवर भी हैं, और उनका इम्यूनिटी का भी प्रॉब्लम है। पीएसी में उन्होंने राणा साहब को बिठा दिया, अपनी जगह पे उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बिठा दिया, अपनी जगह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ख्वाजा आसिफ साहब को बिठा दिया, और लंदन से ये भी रिप्लेसमेंट उनकी की भी ऑर्डर्स आए हुए हैं। पीएमएलएन को चले, बहुत शुक्रिया, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एपीसी होनी आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी लीड करते हैं या बिलावल साहब करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।